क्योंकि ये जो जैविक खेती का विषय है उसको पहले माना नहीं जाता था। आज भी थोड़ा बहुत उसके प्रति प्रतिरोध है, विद्वानों में भी थोड़ा बहुत है। वो उनके अहंकार के कारण है। जरा अपने अपने और महलों में से बाहर आके उतर कर देखे जमीन पर क्या हो रहा है तो हट जाएगा। किसानों के मन में देश भर के स्वाभाविक नया प्रयोग करते हैं तो हिम्मत करनी कि नहीं करनी, ऐसा एक प्रश्न रहेगा। तो उनको बताने के लिए कुछ चाहिए, और बताना है तो कल्पना नहीं, जो देखा है वही बताना है। मैंने भी पिछले 30 साल में देखा है। बचपन में मैंने भी खेती के कुछ काम किए, हल चलाया है, बैलमंडी चलाई है, सब्जी बाग का काम थोड़ा बहुत किया है, एक छंद के नाते। मैं तो पढ़ रहा था उस समय, लेकिन हमारे घर में था। हमारे पिताजी वकील थे, दादाजी वकील थे, लेकिन वो स्वयं ये सब करते थे। तो मैंने भी किया है। इसलिए मिट्टी में उत्पन्न होने वाली वनस्पति, जंगल, खेती, इसमें मुझे अच्छा लगता है। और इसलिए पहली बार मुझे देश के बाहर जाने का मौका मिला तो इंग्लैंड गया। तो पहले तो शहरों में से जाना पड़ता है, तो दुकान बाजार वगैरह दिखता है। तो मैंने देखा वहां के बाजारों में सब चीज है, दुनिया भर की चीज है। तो मैंने वहां के कार्यकर्ताओं को कहा कि यहाँ दुकान में इतना सब माल है, तो ये सारे दुनिया का उत्पादन यहाँ किस खेती में होता है? कोई बगीचा होगा, कोई खेत होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये यहाँ जो दुकानों में मिलता है वो यहाँ होता नहीं है। मैंने बोला क्यों? बोली यहाँ की जमीन देती नहीं है, ये लोग व्यापार खूब बढ़ाते हैं और पैसे से सारा खरीद के यहाँ लाते हैं, और इसलिए यहाँ मिलता है और महंगा भी मिलता है। हमने कहा ठीक है, होता होगा, यहाँ की जमीन ठीक नहीं है, एक छोटा सा बिल्लजबर द्वीप तो है। लेकिन बाद में मुझे एक बार अमेरिका जाने का मौका मिला, तो वहां बहुत अच्छी अच्छी खेती के प्रयोग चलते हैं। तो उसकी जानकारी देते समय बीच में बहुत बड़ी जमीन खेती की थी, दिख ही रहा था, लेकिन खाली थी। मैंने बोला यहाँ कुछ उगता हुआ दिखाई नहीं देता। तो बोले उसको ये लोग विश्राम दे रहे, यहाँ पर कानून है, हर 3 साल के बाद जमीन को 2 साल का विश्राम देना पड़ता है। जमीन बड़ी नाजुक है, हमारे यहाँ 10,000 साल से खेती हो रही। हमारे 5 एकड़ के खेती में आधा एकड़ छोड़ देता है किसान, आधा एकड़ चरने के लिए, आधा एकड़ खाली, इससे ज्यादा तो कुछ करना नहीं पड़ता। तो बोले नहीं, ये बहुत ज्यादा रासायनिक उपयोग करने के कारण ये करना पड़ता। उसके बाद मुझे अफ्रीका जाने का मौका मिला, तो वहां की जमीन यानी एकदम पिछले 400 साल से खेती हो रही, बस। उसके पहले तो जंगल की ताजी जमीन एकदम, और इसलिए वहां पर जो उगता है वो बहुत बड़ा बड़ा दिखता है। तो खाया मैंने, लेकिन टेस्ट नहीं। बैंगन खाए तो बैंगन का टेस्ट नहीं, गोभी खाए तो गोभी का टेस्ट नहीं, सब में पानी की रुचि। मैंने कहा ये दिखते बहुत बड़े बड़े हैं, अच्छे ताजे भी दिखते, चमक भी है, लेकिन इसको वो टेस्ट नहीं जो हमारे यहाँ रहती है। तो उन्होंने कहा आपके यहाँ भी जो आपके बचपन में होती थी वो आजकल नहीं रही। कारण क्या है मालूम है? ये रासायनिक खेतों के कारण, रासायनिक खाद के कारण। वो केमिकल है, उसको बहुत पानी देना पड़ता है, इसलिए आकार बड़ा हो जाता है, सत्व उतना ही रहता है, इसलिए टेस्ट डाइल्यूट होती है, रुचि खराब हो जाती है। और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इतनी सुंदर जमीन थी, बीज फेंक देना वर्षा के पहले और वर्षा के बाद काटने के लिए जाना, बस इतना ही करना पड़ता था।
लेकिन ये आधुनिक खेती का तंत्र आया, ये हमारी सदियों इतनी उपजाऊ जमीन 400 साल में बंजर बन गई। तो मेरे मन में एक बात पक्की हो गई, क्योंकि देखा है कि रसायन जमीन को बिगाड़ते हैं। बाद में अपने देश में आने के बाद, उस समय तो पता नहीं था कि इससे होता है, लेकिन अब तो पता चल गया है। कैंसर ट्रेन की बात कही, पंजाब में वो कैंसर ट्रेन चलती है। वहाँ उस रासायनिक खादों के कारण और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के कारण पानी में, जमीन में, अन्न में, सर्वत्र इतनी अशुद्धि हो गई कि अब कहाँ से उसको शुद्ध करना, ये प्रश्न पड़ता है। और इतना कैंसर बढ़ गया है, ये सत्य बात है। फिर प्रचार निकला तो नागपुर जाना हुआ। नागपुर के पास एक देवला पार है, वहाँ अच्छी गौशाला है। गौ उत्पादों के जो मनुष्य के शरीर पर अच्छे परिणाम होते, दवाइयाँ वगैरह जिसके कारण बनती है, उसका प्रयोग करके प्रयोगशाला में उसके सारे घटक निकाल कर पेटेंट लेने का काम उन्होंने किया है। गौमूत्र के क्या क्या, कैंसर पर क्या क्या उसकी इफेक्टिविटी है, आंवला, हल्दी, ऐसा सब किया है उन्होंने। तो गौशाला देखने के लिए गया, तो दिखाने वाले थे, वो एक पेड़ के पास हमको ले गए। आम का पेड़ था, आम लगे नहीं थे, सीजन नहीं था। तो उन्होंने कहा इसके पत्ते का एक कतरा तोड़िए और चबा के देखिए। तो चबा के देखा तो मुंह पूरा आम के सुगंध से भर गया। भोजन किया वहीं पर, तो वहां के दाल को वही रुचि जो हमने बचपन में दाल में खाई थी। मैंने कहा आपके यहाँ कौन सा बीज है? तो बोले बीज नहीं, यहाँ हम रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करते, हम गौ आधारित खेती यहाँ पर करते हैं। उसके बाद तो कितना ही देखना हुआ, सारे देश में घूमता हूं तो प्रयोग देखने को मिलते हैं। आपको मैंने बड़े भाई कहा, वो उपचारवश नहीं कहा या विनोद करने के लिए नहीं कहा। आप ज्ञान में बड़े हैं, मैं स्वयं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, जानवरों का डॉक्टर हूं। लेकिन हमारा कोई अनुभव समृद्ध किसान अगर है तो मैं आपको बताता हूं कि यूनिवर्सिटी से निकले किसी भी छात्र से उसका ज्ञान अधिक रहता है। हमारे यहाँ कोई यूनिवर्सिटी पहले नहीं थी, कोई शास्त्रज्ञ पहले नहीं थे, लेकिन 8000 धान की एक से एक किस्में चावल की हमारे यहाँ हमारे किसानों ने अपने खेतों में उगाई प्रयोग करके। हमारा किसान हमारा साइंटिस्ट और उसका खेत हमारी लेबोरेटरी। ऐसे 10,000 वर्षों में हमने कृषि विकसित की। उस परंपरा से ये जैविक कृषि की, सेंद्रीय व्यवसाय की परंपरा आती है। नया विज्ञान जो है कृषि का, उसमें कुछ बातें लेने लायक है हमारे लिए, वो हम लेंगे। लेकिन 10,000 वर्षों से भारतवर्ष में खेती रही, जमीन बंजर नहीं हुई। वो जो अजमाया हुआ तरीका है उसको फिर से याद करेंगे और उसके आधार पर खेती करेंगे। क्योंकि पहली बात है, उस खेती में पैसा कम डालना पड़ता है। क्यों कर्जा क्यों होता है किसान को? ये सारा महंगा बाहर से आया हुआ खरीदना पड़ता है, इसलिए लागत बढ़ जाती, भाव अपने हाथ में नहीं। एमएसपी भी हो जाएगी, फिर भी व्यापारियों की खेल तो चलेंगे ही उसमें, तो कैसे पूरा होगा? और इसलिए अभी पालेकर जी का आपने बताया,
लगभग शून्य खर्चा आता है। जैविक खेती में भोपाल में हमारा संघ का कार्यालय है। उस कार्यालय पर एक इतना, ये सामने वाला जो 4 खंभों का चौकोन है, उतना बड़ा छत है। उस छत पर 20 साल पहले उन्होंने मिट्टी लाकर बिछाई और उसमें अमृत पानी मिला दिया, वो अमृत मिट्टी बन गई। तब से आज तक वो वहां सब्जी उगाते हैं, करना कुछ नहीं पड़ता है, एक बार लगा दिया है, उगते रहता है। और पानी देने के लिए वो ड्रिप वाला एक लगा दिया बस। तो बिना किसी निगाह मशागत के वो सारी की सारी छत वाली, इतने इसमें जो सब्जी होती है प्रति वर्ष, आसपास के 5-6 परिवारों में बांटनी पड़ती है, तब खत्म होती है। ये शहर में हमारे जैसे अनाड़ी लोगों ने जैविक खेती के एक प्रयोग का जो फल मिला है, वो मैं बता रहा हूं आपको। तो ये जैविक खेती किसान को कर्जे के फंदे में से निकाल कर बाहर करती है। दूसरी बात है, वो किसान को अपना खुद का मालिक बनाती है, वास्तविक स्वतंत्रता उसको मिलती है। किसान को क्या चाहिए? बीज, वो अपना बनाता है, अपने पास रखता है, रखना चाहिए, अपना बीज खुद बनाना चाहिए। बीटी सीड्स वगैरह ऐसी कई बातें आती है जिससे किसान बीज के लिए कंपनी का गुलाम बन जाता है। जैविक खेती किसान को अपना बीज बनाने देती है, इसलिए वो मालिक बन जाता है, चाहे जो उगा सकता है। अभी बताया ना, सिंधी जी ने बताया शायद कि उनके पास 15 प्रकार के बीज हैं। किसान अपने पास बीज रखे, किसान कम लागत में खेती करना सीखे, तो उसको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड भी बाहर से लाना नहीं पड़ता। जैविक खेती में अपना खुद बनाता है, तो अपना मालिक बन जाता है, उसको किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ती। और तीसरी बात तो है ही, जमीन जैविक खेती के तरीके से बिगड़ती नहीं। इतना ही नहीं, उसमें जो क्रॉप रोटेशन का सिस्टम है, उसके कारण जमीन अधिकाधिक अच्छी होते रहती है। खेत में से ज्वार निकलने के बाद, गौड़ी निकलने के बाद उसमें ग्राउंडनट उगाया जाता है, तो फिर से उसकी जो प्रति है जमीन की, वो बढ़ जाती है, नाइट्रोजन बढ़ जाता है। और जैविक खेती के तरीके में केवल रसायन मुक्त खेती ऐसा नहीं है। जैविक खेती का मतलब है अपने परंपरागत तरीके से खेती। तो उसका मतलब ये भी होता है पशुपालन के साथ खेती। उसका मतलब ये भी होता है अनेक प्रकार के उत्पाद अपने खेती में बनाना, अनेक प्रकार की फसल निकालना, उसका एक चक्र बिठाना। उसका मतलब ये भी होता है कि उपलब्ध पानी में खेती करके जमीन का पानी बढ़ाते रहना। तो जल संधारण जो है, पानी को बचाना है, पानी को स्टोर करना है। यह अभी निर्मल से आया, 7 तालाबों की सिस्टम है निर्मल के चारों ओर, एक के बाद एक भरते रहते हैं। ये क्या था? जहां कम पानी है वहां धान की भी खेती हमारे यहां होती है। कैसे होती है? इन्हीं तालाबों के भरोसे होती है। तालाबों में पानी है, पानी से खेती को सींचते हैं और पानी में मछली पालन भी करते हैं। तो दुगना उत्पन्न होता है। ये जो अपना तरीका है परंपरागत, उसमें नए विज्ञान के आधार पर जो अपना ज्ञान बढ़ा है, उसके आधार पर दुनिया में भी कुछ अच्छे अच्छे प्रयोग हुए हैं, वो सब हम लेंगे। तो किसान स्वावलंबी, स्वतंत्र
और मुनाफे की खेती करने वाला किसान बन जाएगा। ऐसा पहले था। भारत सारी दुनिया को खिलाता था। अनाज खेती के उत्पाद में भारत दुनिया में 1-2 नहीं 1000 साल तक नंबर 1 था। अंग्रेजों के आने के पहले मुगल सल्तनत की काल में भी भारत नंबर 1 रहा। अंग्रेजों ने जब यहाँ की व्यवस्थाएं बिगाड़ी और यहाँ 2 बार कृत्रिम अकाल उत्पन्न किए, तब अपना नंबर बहुत पीछे आया। आज भी हम अपने देश को जितना चाहिए उससे ज्यादा अनाज उगा रहे हैं। कई मामलों में अभी उगाना बाकी है, हम वो कर सकते हैं। अपने देश की आत्मनिर्भरता हमारे खेती से आती है। हमारे खेती में जो उत्पाद आएंगे उस पर आधारित अगर उद्योग हम शुरू करेंगे तो हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा और हो सकता है कई मामलों में एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। अपने देश के अर्थशास्त्र को जीवंत करना, गतिमान करना, यह भी हमारे कृषि पर निर्भर है। बाहर के देश उनके व्यापार पर आधारित कृषि और उद्योग चलाते हैं। हमारे देश में इतनी सारी जमीन कृषि योग्य है और कृषि को जानने वाले छोटे बड़े इतने सारे किसान हैं। हम कृषि आधारित व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दे तो अपनी अर्थव्यवस्था दुगनी गति से भागेगी। उद्योग का अपना स्थान है, बड़े उद्योगों का भी है, छोटे उद्योगों का भी है, लेकिन कृषि को ध्यान में लेकर अगर सारा नियोजन हुआ तो हम आगे भाग सकते हैं। तो अपना किसान जैविक खेती से मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। अपना देश अपने जैविक खेती से समर्थ होता है। ये दोनों काम होते हैं। क्यों होते हैं? वो महत्व की बात जो आज मैंने मालूम तो थी, सीखी तो थी, लेकिन आज मैंने देखी। जो अनुभव कथन हुआ यहाँ पे, उसमें किसी ने ऐसा नहीं किया कहा कि हमको मुनाफा हो रहा है इसलिए हम ये कर रहे हैं। सबने बात की खेती को विषमुक्त करने की, अन्न को विषमुक्त करने की, स्वस्थ भारत की बात की। यानी ये हमारे किसान खेती कर रहे हैं, नया प्रयोग, नया पुराना प्रयोग फिर से दोहरा रहे। बाहर डर है कि पैसा कम मिलेगा तो जैविक खेती करने वाला डूब जाएगा। ऐसा डर मन में न रख, तो भी हिम्मत से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो विचार कर रहे हैं सबका अन्न ठीक होना चाहिए, स्वस्थ अन्न देना चाहिए सबको। जिस भूमि के आधार पर हम चलते हैं आगे, उस भूमि को हमको पोषित करना चाहिए, शोषित नहीं करना चाहिए। पर्यावरण के कारण जीवन है, पर्यावरण को बिगाड़ना नहीं चाहिए। यही जो सारी बातें मनुष्य के सोच में आती है, उसको हमारे यहां धर्म कहते हैं। धर्म वो है जो जीवन को धारण करता है, जीवन को बिखरने नहीं देता, टूटने नहीं देता, गिरने नहीं देता, जीवन को उन्नत करता है। और हमारा किसान खेती को धर्म मानकर खेती करता है, व्यापार कमाई का साधन नहीं मानता। और इसलिए अपने धर्म पालन करके वो सबके धर्म की रक्षा कर सके, ऐसा समर्थ उसको बनना, उसको बनाना, ये हमारा कर्तव्य है। ये मैं जानता था। हमारे यहां कृषि करो, जुआ मत खेलो, ऐसा आदेश है, वेदों में आदेश है। वेद को दुनिया धार्मिक पुस्तक कहती है, उसमें आदेश है खेती करो, जुआ मत खेलो। जुआ है ना, व्यापार भी एक तरह से जुआ ही है ना। इतने लगाए कितने आएंगे पता नहीं, लग गई तो लग गई, नहीं तो गई। ऐसा नहीं है कृषि। कृषि कैसा है? आप जमीन की चिंता करो, अपनी माता मानो उसको, उसको बिगाड़ो मत, ठीक से, तो वो भर भर के देगी, पक्का है। इतना करने से इतना होता है, ये पक्का है।
वेद कहते कृषि करो, किसान कह रहा है मैं कृषि करता हूँ, क्या कर रहा हूँ? मैं पेट भरने के लिए कर रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं धर्म कर रहा हूँ। मैं खाने के लिए कृषि नहीं कर रहा हूँ, खिलाने के लिए कृषि कर रहा हूँ। खिलाने के लिए खेती करने वालों को खाने को ठीक से मिलना चाहिए, ऐसी खेती सिखानी चाहिए। हम सीख गए, हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे और उदाहरण मैंने देखे, किसान अपना कितना अभी गया एक 8 दिन पहले 10 दिन पहले 12 एकड़ खेती बिहार में। वो 12 एकड़ खेती ऐसे करते हैं कि वही वृद्ध किसान है गोपाल साई नाम के, जैविक खेती परंपरा से खेती करते हैं। ऐसी खेती करती है कि सरकारी नौकरी में था उनका लड़का, वो रिजाइन करके खेती में वापस आ गया। बहू भी उच्च शिक्षित खेती में काम करती है। तकनीकी भी अपने हिसाब से बना ले, तो वो उन्होंने उनके पास एक छोटा तालाब बना दिया उन्होंने अपने खेत के पानी के लिए, पानी स्टोर करने के लिए। वर्षा का बाढ़ का वर्षा का पानी आता है, उसको भर देता है, वर्ष भर चलता है। उसमें मछली पालन भी करते हैं। अब मछली पालन के लिए एरिएटर बिठाने पड़ते हैं टैंक में, एरिएटर महंगे होते हैं। उन्होंने कहा एरिएटर क्या है, मैं अपना पंप पानी निकालने के लिए पंप तो बिठाया ही है, उसको चालू कर देता हूं। एक बहुत बड़ा लंबा बांस का पाइप बनाया, उसको छेद कर दिए, वो पंप में से पानी तालाब में से खींचा जाता है, वो पाइप वो बांबू के पाइप में जाता है, उसके छेदों में से ऊंचे फव्वारे बनकर निकलते, फिर से तालाब में गिरते हैं। पानी खर्चा नहीं होता, एरिएशन हो जाता है। अपनी तकनीकी उन्होंने खुद बनाई, बहुत कम खर्चे में सारी खेती करते हैं। आम का बगीचा है, वो कहते हैं कि बाढ़ आती है हमारे यहां तो आम कभी कभी चला जाता है, क्योंकि वर्षा में हिमालय का जल पिघलता है, तो नेपाल की तरफ आने वाला पानी भी छूट जाता है वहां के बांधों से, तो तब भी बाढ़ आ सकती है, कभी भी आके भागे ले जाती है। तो आम के बगीचे के कतारों में, पेड़ों की कतारों में उन्होंने बीच में सागवान बो दिया। 12 साल के बाद सागवान तैयार होगा। 12 साल अगर आम डूब गया तो 12वें साल सागवान जाता नहीं कहीं, बाढ़ आए कुछ भी आए, 12 साल के बाद तैयार होगा। तब पूरे 12 साल का घाटा मिला के सारा ठीक कर देगा और मुनाफा होगा, इतना उत्पन्न देगा। बांधों पर जहां घास उगती है तो उन्होंने औषधि वनस्पति मूसली आदि आदि उसका उत्पादन किया। ऐसा सोच के हमारा किसान करता है, प्रयोग करता है। ये पूरा का पूरा जैविक खेती में, मैं जब जैविक कहता हूं मुझे ये पूरा अपेक्षित है। और भी जो अपेक्षा है एकलव्य फाउंडेशन कर रहा है कि किसान इतनी मेहनत करेगा, विषमुक्त अन्न तैयार करेगा, अपने खेती की जमीन को विषमुक्त रखेगा, तो उसके माल के लिए बाजार चाहिए। एकलव्य फाउंडेशन कर रहा है। और भी आगे चल के सोचा जा सकता है कि किसान के पास जो अतिरिक्त उत्पादन होता है उसको अगर संस्करित कर दिया जाए। टमाटर बहुत ज्यादा हुआ, अब इस साल भाव नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, टमाटर का सॉस बनाने का एक छोटा सा कारखाना 5 गांवों का मिलाकर एक रहा, तो वहां वो टमाटर जा सकता है। वो टीन के डिब्बे में सील बंद केचप वो बाजार में बेचा जा सकता है, किसान को भी उसका मुनाफे का हिस्सा मिलेगा, टमाटर भी व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसे छोटे छोटे कृषि आधारित उद्योग कृषि के उपज को भंडार भर के रख देने के लिए छोटे छोटे 10-12 गांवों के लिए स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज आदि आदि, इसका प्रबंध भी आवश्यक है। और ये सारे काम पूर्ण करने पड़ेंगे, समाज को करने पड़ेंगे। लेकिन ये होगा कैसे होगा? किसान के पास शक्ति है, उसकी पहली शक्ति है वो अपनी खेती खुद के बलबूते सस्ते में कर सकता है, खुद का मालिक बन के रह सकता है, जो आप कर रहे हैं।
दूसरा उसका बल है, प्रत्येक किसान का अपना गांव है। इस गांव में एका रहना चाहिए, सब लोग मिलकर अपने गांव को अच्छा रखे, अपने गांव की खेती को अच्छा करे, अपने गांव में सर्वत्र जैविक खेती को लागू करे। गांव एक हो जाने से, गांव का विकास होने से किसानों की शक्ति बढ़ती है। और तीसरी बात है, किसानों के संगठन चाहिए, आंदोलन के लिए नहीं। किसानों के संगठन किसानी की चिंता करने के लिए, आंदोलन के लिए संगठन है, वो करने दो, मेरा ऑब्जेक्शन उस पर नहीं। हम लोगों को जो विचार करना है, आंदोलन करने वाले सब है, लेकिन कहीं कोई कृषि पर संकट आ गया तो सब मिलके, पहले अपने यहाँ था, किसी किसान के बैल मर गए बीमारी में, अब वो हल नहीं चला सकता अपने इसमें, तो सारा गांव मिलकर एक दिन उसकी जुताई कर देता था। महाराष्ट्र में उस प्रथा का नाम भी है इर्जिक, इधर क्या है मुझे पता नहीं। ऐसा करते थे हम लोग। ऐसा किसान और किसानी यानी खेती, उसकी उन्नति के लिए मिलकर प्रयास करने वाले किसानों के संगठन, जो फिर ये मार्केटिंग की व्यवस्था, ये वैल्यू एडिशन की व्यवस्था, ये सारी देखेंगे। इस दिशा में भी एकलव्य फाउंडेशन आगे कदम डाल रहा है। ये सब मैंने देखा, मुझे बड़ा आनंद हुआ। जैविक खेती के बारे में मैं बोलते रहता हूँ सर्वत्र, अब और अधिक जोर से बोलूँगा, क्योंकि यहाँ से आपने बड़े भाई के नाते छोटे भाई की चिंता करते हुए मुझे उत्साह दिया है। उस उत्साह के लिए आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और एक विनंती करता हूँ कि ये प्रयोग चला है, ये प्रयोग बढ़ते बढ़ते भारत व्यापी और उसके बाद विश्वव्यापी होना चाहिए। आप अभी जिन 4 जिलों में 5 जिलों में काम करें, उन जिलों से प्रारंभ कीजिए, उस जिले में गांवों की संख्या बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़े और सर्वत्र जैविक खेती चले, धरा अमृत युक्त हो, विषमुक्त होकर, और लोगों का स्वभाव भी कट्टरता के भय से, शत्रुता के विष से मुक्त होकर साम्य, समानत्व, अपनत्व के अमृत से पूरा भर जाए। आप सब लोग ऐसा संकल्प करते, तो किसान संकल्प करता है तो क्या नहीं कर सकता, सब कर सकता है। वो तो बलराम जी है जिन्होंने अपना हल जमीन में गाड़ दिया, तो यमुना को भी अपना रुख बदलना पड़ा। सरस्वती नदी कभी सूख गई, उस घटना को लेकर महाभारत में ये रूपक है। किसान सब कुछ कर सकता है। हम संकल्प ले, इस खेती को हम जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएंगे, इसका व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे, तो वो सुवर्ण दिन अपने जीवन में हम अपनी आंखों से देखेंगे, वैसा आपको देखने को मिले, ये शुभकामना आपको देता हूँ और कृतज्ञतापूर्वक आपको धन्यवाद देता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त करें।